सत्ता में रहते हुए सम्राट चौधरी ने जिस तरह की बातें कही थी, वो बातें नीतीश कुमार को पिन कर रही थी। सत्ता में बैठे, मुख्यमंत्री बने, तो उनको ये सारी बातें याद आ रही थी कि सम्राट चौधरी उनके साथ क्या किए हैं। कि लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जो लालू प्रसाद का वोट बैंक है, शुभचिंतक उनके हैं, वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। खेल समझिए, लालू ने तेजस्वी यादव का करा दिया है बहुत बड़ा नुकसान। नीतीश कुमार जो है वो दुश्मनों की फौज में नहीं है, बल्कि चिराग और पप्पू को दे दिया कमान। अब इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बाबा हैं। बाबा, आखिरकार नीतीश कुमार दुश्मनों की लिस्ट से क्यों गायब और किस तरीके से लालू यादव ने खुद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नुकसान करा दिया? देखिए, सबसे पहले तो जो लालू प्रसाद के समर्थक हैं जी, जो महागठबंधन के समर्थक हैं उनसे भी, और जो एनडीए के समर्थक हैं उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि आप पूरी जो हमारा विश्लेषण है उसको सुने, पूरे विश्लेषण को सुने और उसके बाद अपना कमेंट पास करें। सिर्फ हेडलाइन या शुरू के कुछ अंश को सुन करके आप कमेंट पास ना करें, क्योंकि इस विश्लेषण में वो सारी बातें होती हैं जिसको आप अपने दिमाग में सोचते होंगे कि ये क्यों नहीं बोले, ये क्यों नहीं बोले, वो सारी बातें उसमें शामिल होती हैं। बिल्कुल। हमने कहा है कि नीतीश कुमार दुश्मनों की लिस्ट में शामिल नहीं है। इसके पीछे का कारण आपको बताते हैं। अगर नीतीश कुमार दुश्मनों की लिस्ट में शामिल होते तो 2017 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया था, जिस तरह से उनको सत्ता से बाहर कर दिया था, अपने से दूर कर दिया था, उंगली पकड़ के 15 में चलना सिखाए थे, वो सारा काम उनको अगर याद होता, अगर दुश्मन की लिस्ट में होते तो उनके साथ फिर 2022 में साथ नहीं आते। जब नीतीश कुमार अगर दुश्मनों की लिस्ट में नहीं है बाबा, तो आखिरकार दुश्मनों की लिस्ट में है कौन कौन? देखिए, एक दुश्मन हो तो उससे उस पर नजर बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे दुश्मनों की फौज जब तैयार हो जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कब किधर से कौन वार करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, सियासत में सबसे बड़ी बात ये होती है कि सियासत में आप अपने लिए दोस्त और दुश्मन दोनों पैदा करते हैं, लेकिन दुश्मन कितना बड़ा पैदा करते हैं, उसके पीछे का रणनीति क्या है, कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। नीतीश को हम अभी किनारे रखते हैं, नीतीश के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जब सब कुछ चल रहा था तब आपने देखा कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में जो रिश्ते थे वो रिश्ते आपको नजर आए हैं। सत्ता में रहते हुए सम्राट चौधरी ने जिस तरह की बातें कही थी, वो बातें नीतीश कुमार को पिन कर रही थी। वही विजय सिन्हा का भी हाल था, और अब ये विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों नीतीश कुमार के पास सारे झंझावातों के बाद एक दूसरे से डिफरेंसेस हुआ। नहीं कहते हैं कि प्यार और दुश्मनी में सब कुछ जायज होता है, और प्यार और तगड़ा होता है जब आप एक दूसरे से रूठने मनाने का जो खेल चलता है, सिलसिला शुरू होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते को। और 2020 में जब नीतीश कुमार आए, सत्ता में बैठे, मुख्यमंत्री बने, तो उनको ये सारी बातें याद आ रही थी कि सम्राट चौधरी उनके साथ क्या किए हैं, विजय सिन्हा क्या किए हैं, ये सारी बातें वो सोचते हुए आ रहे थे। और जब उनके साथ सत्ता के भागीदार ये लोग बने, तब इनका जो व्यवहार था एज ए मंत्री, नीतीश के मंत्रिमंडल के मंत्री, वो नीतीश कुमार को कई बार पिन किया है। यहाँ तक कि विजय कुमार सिन्हा तब अध्यक्ष हुआ करते थे विधानसभा के, तब भी कई बातें सामने आई थी। तो ये जो दुश्मन थे नीतीश कुमार के, अब ये नीतीश कुमार के दोस्त हो गए हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि ये तेजस्वी यादव के दुश्मनों की लिस्ट में आते हैं। अगर बात करें नित्यानंद राय की, तो नित्यानंद राय के राजनीतिक शुरुआत से लेकर के जितनी भी बातें उनके बारे में लालू प्रसाद और इन्होंने कहा है, तेजस्वी यादव ने, इसके कारण कहीं ना कहीं नित्यानंद राय को भी दुश्मन बना लिया है। बात यहीं अगर रुक जाती तो कोई बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का तो स्वाभाविक दुश्मनी है, लेकिन जीतन राम मांझी, जिस जीतन राम मांझी को आपने विशेष परिस्थिति में उनके बेटा को एमएलसी बनाया, राजद ने ही बनाया था, और राजद ने जब उन्हें एमएलसी बनाया उसके बाद से ये रिश्ता चलता रहा, और अचानक से ये रिश्ता 2020 के चुनाव से पहले समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक बड़े दुश्मन, और यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने साफ तरीके से कह दिया, ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में रिजल्ट को ये प्रभावित करने वाले हैं, और इसके बेसिस पर ही जीत और हार का फैसला होना है। तो आपने देखा कि किस तरह से जीतन राम मांझी ने संतोष सुमन और तेजस्वी यादव की तुलना की। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है,
कोई अनपढ़ जाहिल गंवार कोई थोड़े गाँव है। में फेल तो थोड़ी है। क्यों नहीं क्यों नहीं उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जाए? सिर्फ दलित है इसलिए, महादलित है इसलिए? यानी कि सीधी तौर से समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव के दुश्मनों की फहरिस्त में एक नाम और खड़ा हो गया है। और ये मैं नाम क्यों बता रहा हूं कि लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जो लालू प्रसाद का वोट बैंक है, शुभचिंतक उनके हैं, वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदारों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। पहले सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय और मांझी के बेटा। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, इसके आगे की लिस्ट आप देखिए। मैंने कल ही बताया था, आपको याद होगा विकास, कि सब कोई तैयारी कर रहा है 2024 का, और नीतीश तैयारी माफ कीजिएगा लालू तैयारी कर रहे हैं 2025 का। हाँ। उनको लगता है कि 2025 तक वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठा देंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के दुनिया जहान जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनको बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। नाराज जो है नाराज रहे, जो जिसको जो करना है करे। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक अपना दुश्मन तैयार कर लिया, मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह को। मुकेश सहनी को जब 2020 में वो बीच मीटिंग से उठ करके गए थे और कहा पीठ में खंजर भूका गया, उसके बाद भाजपा में गए, 2020 का चुनाव लड़ा, भाजपा से भी दूरियां बनी, तलखियां बनी। उसके बाद भी वो भाजपा के साथ फिर से चुनाव लड़ने के लिए 2024 में तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कह दिया था कि जो आरक्षण देगा हमारे समाज को मैं उसके साथ जाऊंगा। तो आरक्षण तो वही दे सकता है जो सत्ता में रहेगा, विपक्ष में रहकर तो कोई नहीं दे सकता है। बिल्कुल। तो सीधा उन्होंने एक तरह से कहिए कि ऑफर दे दिया था कि आप हमें आरक्षण भाई दीजिए, आप हमें आरक्षण हम दीजिए आपके और साथ मेरी हैं। सेवाएं लीजिए आप। हाँ। तो यहाँ आप देख लीजिए ये सब चीजें चल ही रही थी। इस बीच में मुकेश सहनी भी एक बड़े धड़े के रूप में खड़ा हो गए और ये भी एक बड़ा थ्रेट बन गए। इसके अलावा कन्हैया कुमार की बात आप कर सकते हैं। हाँ। कन्हैया कुमार भी बिहार में जब आए तो सबसे पहला मुलाकात उनका लालू प्रसाद से ही हुआ था। लालू प्रसाद ने गले लगाया, कहा कि अरे युवाओं का मौका आ रहा है, ये हो रहा है वो। लेकिन जब उन्हें पता चला कि कन्हैया कुमार कौन सी चीज़ है, कितना बड़ा तोप है, तो उन्होंने कन्हैया कुमार से अपना रिश्ता जो है दूरी कर लिया और कन्हैया कुमार उस फेरिस्त में आ गए जहां कंपटीटर समझने लगे तेजस्वी यादव के कन्हैया कुमार को। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले बेगूसराय का फैसला हुआ जहां से वो चुनाव लड़ने वाले थे। पिछले 2019 के चुनाव में आपने देखा कि और जगह भले जीत हार का फैसला हो चाहे नहीं हो, लेकिन कन्हैया कुमार बेगूसराय में नहीं जीते, इसके लिए पूरा प्रबंध कर दिया गया। अपने सबसे बड़े मुस्लिम नेता को खड़ा कर दिया गया कि वो कम से कम मुस्लिम का तो 2 लाख वोट काट लेंगे, और हार जीत का आंकड़ा भी लगभग वही था। हाँ, और इस बार तो उनको गायब ही कर दिया। इस बार तो पूरी तरह से गायब कर दिया। इसके बाद आप एक नाम और तेजी से उभर के सामने आया है, पप्पू यादव। पहले से भी विरोधी थे। पप्पू यादव ने कई बार कहा है कि मैं लालू प्रसाद का पुत्र हूं, उत्तराधिकारी हूं। जब तेजस्वी यादव सत्ता में आए और तेजस्वी यादव जब फ्रेम में आ गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, नीतीश कुमार के साथ वो चुनाव जीत करके चले आए 2015 में, तब पप्पू यादव ने धीरे धीरे करके अपने मन में ये समझाया कि लालू प्रसाद नहीं बल्कि खुद से उनको तेजस्वी यादव को हराना होगा, और इस मुहिम में वो लग गए। उसका नतीजा आपने देखा कि किस तरह से वो अपनी पार्टी का विलय भी कर लिए। सब कुछ तय होने के बाद वो गए थे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। हालांकि याद होगा विकास, मैंने उस समय भी कहा था जब तेजस्वी यादव और वो घूम रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, तो मैंने बॉडी लैंग्वेज देख करके बता दिया था कि पप्पू यादव ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तेजस्वी यादव भले ही उनके साथ चल जरूर रहे हैं, टहल जरूर रहे हैं, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो एक भी बात उनकी नहीं सुन रहे हैं। वो वीडियो मुंह घुमा करके वो कैमरे के सामने सिर्फ दिखाया जा रहा था कि हम टहल रहे हैं। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि पप्पू यादव जैसे बात कर रहे हैं और उनका मुंह दूसरे तरफ है और दूसरे को इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि आपके घर कोई आए और उसको भागो भागो। उससे बेहतर तरीका है कि बिना कुछ बोले आप उसको अपने घर से बाहर कर सकते हैं। उससे बात ही मत कीजिए, बिल्कुल। न बैठने के लिए पूछिए, दरवाजे पर से ही आप बाहर चले आइए। तो निश्चित रूप से यही बात हुई पप्पू यादव के साथ। पप्पू यादव शायद समझ नहीं पाए, हो सकता है कि कांग्रेस ने उन्हें विशेष भरोसा दिया हो, लेकिन जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और अखिलेश सिंह ने मिल करके जो पप्पू यादव के विरुद्ध जो जैसे हम नहीं कर रहे, ये बातें आप देख लीजिए कि पूर्णिया से लगातार पप्पू यादव के समर्थक बयानों में कह रहे हैं। बिल्कुल। कल भी मैंने कई चैनलों पे देखा कि उनके लोगों का कहना यह है कि पूरी प्लानिंग के तहत पप्पू यादव को रोकने की कोशिश की गई है। पप्पू यादव बड़े नेता हैं, ये बात
इस बात से एहसास कराया जाता है कि पप्पू यादव के कारण लालू प्रसाद को फैसले लेने पड़ते हैं और कांग्रेस उस फैसले के साथ खड़ी रहती है। तो इसका मतलब है कि पप्पू यादव भी एक बड़ा, कहा जा रहा है कि थ्रेट है, और उन्होंने तो सीधे कमान भी पकड़ लिया है। उन्होंने पूर्णिया से जो बिगुल फूका है, वो बिगुल उन्होंने पूर्णिया नहीं, सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। बिल्कुल। उसके अलावे सबसे बड़ा थ्रेट अगर कोई है तो चिराग पासवान। आपको याद होगा चिराग पासवान के साथ जब सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ था तो क्या हुआ था। ये कहा जा रहा था, ये प्रचारित कराया जा रहा था। भारत लाइव ने वो खबर नहीं चलाई थी क्योंकि इस खबर में सत्यता नहीं थी, और पूरे मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक जगत में ये बातें चलाई जा रही थी कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में बातचीत हो गई है। ये कभी संभव है? नदी के दो किनारे मिलते हैं? कभी नहीं। दोनों का लक्ष्य मुख्यमंत्री बिहार का बनना है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि कहीं भी दुश्मन की लिस्ट में नीतीश कुमार नहीं है। दुश्मन की लिस्ट में यदि तेजस्वी यादव के कोई है तो ये सारे नाम हमने बताया वो है, लेकिन इन सबका कमान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, उपेंद्र कुशवाहा ने, जीतन राम मांझी ने, सब चिराग पासवान के सामने रख दिया है कि अब आप हैं जो तेजस्वी यादव को लगाम टाइट कीजिए और तेजस्वी यादव को यह एहसास कराइए कि वो नहीं, कोई और भी मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार है, रेस में सबसे आगे है। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से चीज़ों को डाइल्यूट किया जा रहा है, कितना सहजता से चिराग पासवान ने सारी बातों को, जो उन पर आरोप लग रहे थे, उस बातों को डाइल्यूट किया। कितना सहजता से पप्पू यादव ने, जब उनसे बीमा भारती ने कहा कि आप हमें हमारे आशीर्वाद साथ हैं, आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद मुझे भी तो चाहिए ना। बिल्कुल, मेरे साथ जो हुआ है वो भी आशीर्वाद ही था। और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि लालू प्रसाद यादव से पहले ही मैं मिल चुका हूं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, तब मैं दिल्ली पहुंचा था। निश्चित रूप से तो यह आशीर्वाद का सिलसिला जो चल रहा है, इसमें अब पावर गेम शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं लालू ने एक फैसला करके, जिस फैसले में तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं पूरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया है। और कई, पहले तो एक ही नीतीश कुमार हुआ करते थे जिनसे लड़ाई लड़नी थी, अब तो कई नीतीश कुमार खड़ा हो गए हैं। ये दर्जन भर नेता बिहार के मुख्यमंत्री बनने की होड़ में शामिल हैं, और इन सब से मुकाबला आने वाले समय में तेजस्वी यादव को करना होगा। लालू प्रसाद ने उनके लिए रास्ता थोड़ा कठिन जरूर कर दिया। जी हाँ, तो खेल समझिए में आपको हम ये बतला रहे थे कि किस तरीके से जाने अनजाने में ही लालू प्रसाद यादव, जो अपने पुत्र तेजस्वी यादव को सीएम का कुर्सी पर बैठाना चाहते थे, पहले सिर्फ उनके सामने एक दुश्मन था, नीतीश कुमार, जो सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब कई नीतीश कुमार जो है लालू प्रसाद यादव ने बिहार में ही पैदा कर दिए हैं, जो अब तेजस्वी यादव के सामने खड़े हैं, सीएम के कुर्सी के दावेदार बने हुए हैं। ऐसे में इतना आसान नहीं होगा बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम का कुर्सी पर लालू प्रसाद यादव को बैठा देना। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।